चलिए, हमने लास्ट क्लास में बिंदुसार को कंप्लीट करा था। हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, मगध में मौर्य साम्राज्य, है ना। बिंदुसार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मैंने जैसे आपको बताया था कि बिंदुसार के बारे में लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो पहले जाके लास्ट लेक्चर देख लीजिए, देन उसके बाद आप ये वाला लेक्चर रेफर करिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने मगध में पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर हमने उसके बाद में उसकी जितना भी गवर्नेंस पॉलिसी थी, क्या क्या चीज़ थी, वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। फिर बिंदुसार के बारे में, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। देन उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक द ग्रेट। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि बिंदुसार की हत्या होने के बाद फिर अशोक और सुसीमन के बीच में युद्ध चलता है कि दोनों में से कौन सत्ता की प्राप्ति किसको होगी। तो उस अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना ये गद्दी पाई है। और जो भी 99 भाई की जो भी इसने हत्या करी थी, तो उस हत्या करने के बाद इसने जो भी उसके 99 भाई की इसने हत्या करी थी ना, हत्या करने के बाद जो पाटलिपुत्र के पास मैंने बताया था कि अगम कुआं है ना, उसमें उसने सबको उसी में ही डाल दिया था, पाटलिपुत्र के पास ही है ना। अगम मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है और उसके वजह से मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो अशोक के बारे में यह था। तो मैंने बताया था कि इसको जब उसने तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो पहले सुसीम को भेजा गया था, फिर दूसरी बार विद्रोह हुआ था, फिर अशोक को भेजा गया था। तो अशोक की वहीं से उसकी काबिलियत झलक गई थी। फिर उसके बाद फिर अशोक को ये राजगद्दी मिलती है। तो अशोक बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 में। बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद अशोक इस राजगद्दी पे बनता है, मगर इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए उसने कम से कम 4 वर्षों तक युद्ध करा। 4 वर्षों तक गृह युद्ध चला है। ऐसी ही कि इसको सत्ता की प्राप्ति नहीं हो गई, इसको युद्ध करना पड़ा। ठीक है, और इसी युद्ध के दौरान इसने अपने भाइयों की कत्ल किया। और 269 में BCE में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको सत्ता की प्राप्ति हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, मतलब 260 BCE, ये जितनी भी डेट में बता रही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आप जाके PYQ देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग में डेट्स नहीं बताए थे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट अभी जब महान जो राजाएं होते हैं ना, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो उनके उनकी नेचर को रिफ्लेक्ट करती हैं, वो दिखती हैं कि हाँ उनकी पॉलिसी कैसी थी, उन्होंने गवर्न कैसे किया, उन्होंने कैसे राज्य का अपने अंदर विलीन करा, कौन कौन सी उन्होंने गवर्नेंस की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, तो जो मैं डेट बता रही हूँ, आप जाएंगे PYQ देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगी। तो फिर उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 BCE में कलिंग युद्ध किया। ठीक है, कलिंग युद्ध किया और कलिंग युद्ध में के हिस्से बाद ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का। ठीक है, इसमें बहुत खतरनाक भीषण दुर्घटना हुई थी। 1 लाख हत्याएं हुई थी और 1.5 लाख कम से कम निर्वासित हुए थे। मतलब इतना आंकड़ा बोलता है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, मगर इतने का ही प्रमाण मिलता है कलिंग को। तब जाके अशोक ने कलिंग को मगध में मिलाया था। ठीक है, इससे पहले कलिंग को मगध में किसने मिलाया था, मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सो दैट इससे पता चलेगा कि आपका रिविजन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, अब उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको कलिंग का युद्ध हुआ तो जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो हृदय परिवर्तन होने के बाद, ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसा था, इसकी भेंट उपगुप्त से हुई थी। उपगुप्त से अशोक की भेंट हुई थी, ये बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी कार्य कर लेते हैं तो आपको अंदर से शांति नहीं मिलती है, तो आपका मन बेचैन रहता है, फिर आप किसी से अपनी बातें को शेयर करते हैं। तो उस हिसाब से जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, तो उसका अंदर से पूरा जी ऑल गया था, उसका बेचैनी सी फील हो रही थी, उसको शांति नहीं मिल पा रही थी। तो उसी से फिर उसकी मुलाकात उपगुप्त से होती है, तो वो बौद्ध शिक्षा से उसको बौद्ध शिक्षा के बारे में बताता, तब जाके उसको अशोक को वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है। इससे पहले अशोक शैव धर्म को मानता था।
ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। तो फिर उसके बाद ही अशोक का उसके बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हो गया था, बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव हो गया था। तो इसकी आस्था बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा हो गई थी और इस आस्था को आगे विदेश तक पहुंचाने में उसने अपनी पुत्री और पुत्र का के द्वारा विदेशों में अपना भी जाता था, अपनी पुत्री और पुत्र को भी भेजता था, और बहुत सारे मतलब अपने शिलालेख, गुफालेख और स्तंभलेख पे भी उसने बहुत सारे विचार भी मतलब विचारों को बताया इसके द्वारा। ठीक है, तो ये सब कार्य अशोक के द्वारा ही किए गए थे। चलिए हम देख लेते हैं, मैंने इसको थोड़ी सी स्टोरी बताई आपको। फिर कलिंग युद्ध के बाद ही उसने जब बौद्ध धर्म को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके बाद उसने युद्ध नीति को त्याग करके धम्म की नीति अपनाई, धम्म की नीति। ठीक है, ये एक जो धम्म की नीति होती है, जो ये धर्म से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, कि धर्म से, इसमें क्या है, सबको इसमें बताया गया परोपकारी कार्य होना चाहिए। परोपकारी कार्य माने परोपकारी कार्य होना चाहिए बातें, और सामाजिक नैतिकता की बात करता है। ठीक है, हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, जो भी है। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, डीपीएसपी के बारे में, तो वो क्या बोलता है, ये हमारा क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है ना, तो उसी के बारे में ये क्या धमकी इसकी नीति है। ठीक है, उसी के द्वारा फिर उसने उसका बौद्ध धर्म के प्रति बहुत झुकाव हो गया था। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो पॉइंट्स होगा फिर मैं उसको आगे डिक्टेट करूंगी, मतलब बताऊंगी, जो भी है डिक्टेट करूंगी थी, बताऊंगी। चलिए आगे तक हमने ये सारा कवर कर लिया है, अभी हमारा मौर्य साम्राज्य चल रहा है। चलिए ये आ गया हमारा अशोक द महान। ठीक है, अब अशोक अपनी तरह मतलब बिंदुसार जो उसका मतलब बिंदुसार की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली था, पावरफुल था, और जो भी उसने पॉलिसी अपनाई थी, जो पहले से चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार, फिर वही अशोक ने भी अपनाई, मतलब राज्य को जीत के वो मगध में विलीन करता था। ठीक है, शक्तिशाली और प्रभावी शासक था ये। ठीक है, इसके बाद इसे मैंने आपको जैसा बताया, कुरु विजेता से एक शांतिप्रिय और नैतिक शासक में परिवर्तन होता है। कब? जब उसने कलिंग के युद्ध के बाद जब उसको एहसास होता है। तो इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, बौद्ध ग्रंथ है, जो दीपवंश और महावंश के अनुसार मतलब परिवर्तित, उसके दीपवन और महावंश के अनुसार बताया गया है कि उसने अपने भाइयों का पराजित करा, मतलब 99 भाई को पराजित करा है। फिर उसके बाद 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, और उसको फिर वही मैंने बताया ना, रस साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे उसके पिता ने साम्राज्य का विस्तार किया था, वैसे इसने भी अपने रस साम्राज्य का विस्तार किया। फिर कलिंग युद्ध के बारे में बता दें, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे परिणाम, बहुत विनाशकारी परिणाम थे इसके। अशोक के जीवन में इसमें गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताइए, PYQ आया है। ठीक है, इस युद्ध के कारण बहुत ही रक्त पीड़ा वर्णन, मतलब बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। आप जाके अगर आप गूगल भी करेंगे, देखेंगे, तो आपको वहां पर इमेजेस भी मिलेगी। इसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए। देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और भविष्य में उसने युद्ध और विजय की नीति को त्याग के कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति अपनाई। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु को उपगुप्त से प्रभाव में आके बौद्ध धर्म को अपनाया। पहले वो कौन सा था? शैव धर्म को मानता था। ठीक है, शैव धर्म को। फिर उसके जीवन और शासन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी राजकीय शक्ति संसाधन को एक नीति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, जिसे हम धम्म की नीति में बोलते हैं। विजय से धम्म की ओर एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। किसके बाद था? कलिंग युद्ध के बाद, जिसने मौर्य साम्राज्य और भारतीय दिशा की हमेशा एक बदल दी। ठीक है, दिशा ही बदल दी। अब जैसे अब हम पढ़ेंगे अशोक की धम्म की नीति कौन कौन सी थी, देखिए। अशोक की धम्म की नीति विशिष्ट धार्मिक सिद्धांत या पंथ का प्रचार नहीं करती है, बल्कि ये एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के भीतर सांस्कृतिक समुदायों के बीच सद्भाव, सहिष्णुता और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना एक सार्वभौमिक नैतिकता पर आधारित है, जिसे सभी के द्वारा अपनाया जा सकता था। धम्म के मूल सिद्धांत में कुछ बातें शामिल थी, जैसे बड़ों का सम्मान, आदर करना, दास और सेवकों के प्रति दया भाव रखना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का पालन करना, ब्राह्मणों और श्रमों को दान देना। ठीक है, स्वयं संयम और सत्यवादिता और चारित्रिक प्रवृत्ति बनाए रखना। ठीक है, धम्म के सिद्धांत
ठीक है। अशोक ने कई संस्थागत धर्म के सिद्धांत को मतलब मैंने बताया ना, जैसे धर्म के सिद्धांत को मतलब धर्म की नीति को इसने स्प्रेड करने के लिए मतलब दूर दूर पहुंचाने के लिए उसने बहुत कई कई उपाय भी करे, जैसे धम्म महामत नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे, ठीक है, नियुक्ति की, जिसका कार्य था धर्म के संदेश का प्रचार करना, लोगों के नैतिक कल्याण की देख करना। अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के परिणाम के रूप में अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए गुफा का निर्माण भी किया, ठीक है। इसने आजीविक संप्रदाय को गुफाएं भी निर्माण करवाई। तो कौन कौन सी गुफाएं थी हम एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें मेंशन नहीं है, मैं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में ही इसने, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के लिए इसने गुफाओं का निर्माण किया। तो वो जो बराबर की गुफाएं थी वो कहाँ पर, जया कह रही हूँ, गया गया और जहानाबाद में, ठीक है। और गया और जहानाबाद में था। ये कौन कौन सी थी, नाम बता रही मैं। 4 गुफाओं का इसने निर्माण करवाया था। सुदामा गुफा, करण चोपर गुफा, विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा गुफा, विश्वकर्मा गुफा, ठीक है। फिर लोमश ऋषि गुफा, ठीक है। ये इतनी गुफाओं का इसने निर्माण करवाया था। कहाँ, आजीविक संप्रदायों के लिए, ठीक है। गया और जहानाबाद में ये था, ठीक है, वहां पर इसने निर्माण करवाया था। अपने संदेश को जनता तक सीधे पहुंचाने के लिए उसने अशोक ने शिलालेखों का उपयोग ज्यादा करा, ठीक है। शिलालेख कौन कैसे होते थे, चट्टानों पे, गुफाओं पे और स्तंभों पे उत्कीर्ण करवाता था। मगर जैसे आप जाओगे ना राजघाट, तो राजघाट पे जो भी मतलब आपको वहां देखने को मिलेंगे, मतलब चट्टाने हो गए, पत्थर पे हो गए, तो पत्थर पे वो खुदाए हुए हैं, मतलब संदेश खुदे हुए हैं कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो ऐसे ही अशोक ने अपने विचारों को ऐसे ही दूसरे तक पहुंचाया, ठीक है। तो इसमें क्या था, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे ना वो पत्र पे थे और पत्रों पे ही खुदाएगा। तो इसकी सबसे पहले जानकारी हमें कैसे मिली, इसको पढ़ा किसने, सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इसके अशोक के जो शिलालेख थे ना, इसको पढ़ा था। ये पीवाईक्यू में आ गया, नोट कर लेगा, ठीक है। तो शिलालेख कौन थे, अब देखेंगे हम जो शिलालेख थे इसके अशोक के। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कितने शिलालेख थे, मतलब शिलालेख 14 लेख थे शिलालेख, मगर इसमें से एक भी बिहार में 14 शिलालेख बिहार में एक भी नहीं मिला, ठीक है। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। 14 शिलालेख थे मगर बिहार में से एक भी नहीं मिला। फिर उसके बाद आएगा स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख इसको हम बोलते हैं पिरल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। इस जो 7 है, और 7 में से बिहार में कितने मिले, बिहार में मिले हैं 3। कौन कौन से मिले हैं, लोरिया, नंदनगढ़, कहाँ है, पश्चिम चंपारण, ठीक है। फिर उसके बाद बोले रामपुरवा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। फिर लोरिया, अरेराज, ठीक है। एक है पूर्वी चंपारण, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। देन उसके बाद इसके आते हैं गुफालेख में ऐसा कुछ मतलब मेंशन नहीं करा गया कि कितनी संख्या मिली है। जैसे मैंने बताया ना, बराबर की पहाड़ियां में जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो मैंने बताया ना आपको, सुदामा की, करण चोपड़ा की, विश्व झोपड़ी की, ये सब वहां पर मिली है। अभी हाल फिलहाल में एक करंट अफेयर में न्यूज था, क्या ये न्यूज था कि सासाराम के पास, ठीक है, न्यू है ये, ठीक है, न्यू करंट अफेयर है। सासाराम के पास एक मतलब ये मिला है, शिलालेख मिला है, ठीक है। ये शिलालेख जो मैंने 14 शिलालेख के बारे में बताया ना, तो ये सासाराम के पास एक शिलालेख मिला है जो 15वां शिलालेख है। अभी करंट अफेयर में मेंशन है, मतलब अभी तक इसको ऐड नहीं किया गया, मैंने आपको करंट अफेयर से अपडेट करा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बता ही दिया। और
जितने भी जो अभिलेख थे ना वो प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था अभिलेख में, ठीक है। बोलचाल की जो आम भाषा थी, जो जनता को जो इजीली समझ में आए, ठीक है। और अशोक ने जो लिपियां अपनाई है उसमें कौन सी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइकी, ठीक है, अरामाइकी है, ठीक है, माइकी, अरामाइकी, ठीक है, अरामाइकी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक होगा, और ग्रीक, ठीक है। ये सारी इसने लिपियां अपनाई है जो बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दर्शाती है, ठीक है। इन शिलालेखों में अशोक के नैतिक शासन की नीति को अमर बना दिया, मतलब जो भी इसने बताया तो इसने इससे इसके द्वारा जो भी संदेश दिया गया धीरे धीरे हर जगह बताया गया, ठीक है। तो इसमें अभिषेक को वो अशोक को देवनागरी और प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम है देवनाम प्रिय। अशोक का देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं के प्रिय, ठीक है। दूसरा नाम क्या था, प्रियदर्शी। ये अशोक के नाम है, अन्य नाम है, ठीक है। प्रजा का प्रिय, ठीक है, ये अन्य नाम है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय महानता का श्रेय भी अशोक को ही जाता है। उसने बहुत सारे, मतलब श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया में हो गया, अंतर्राष्ट्रीय धर्म को प्रचार किया। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने के पीछे ये अशोक का ही सबसे ज्यादा महत्व है, ठीक है। उसने अपने बेटा महेंद्र को, पुत्री संघमित्रा को भेजा, श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। और इसी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बिहार में गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया बौद्ध धर्म के, ठीक है, प्रचार के लिए, ठीक है। फिर और मगध का सम्राट अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। मगध का सम्राट अशोक को बताया गया है। किसमें बताया गया, ये हमारे भ्राभुर अभिलेख में बताया गया है, ठीक है। PYQ है, आ चुका है जो मैं बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, और फिर साम्राज्य तो ये हो गया, उसने अपना ऐसे साम्राज्य का विस्तार किया। फिर उसके बाद उसके पतन के और विघटन के भी कारण हम लोग देखेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आप बता दी हूँ, ठीक है। फिर अशोक के बाद उसका मतलब अशोक के बाद कुणाड़ बनता है। फिर उसके बाद दशरथ बनेगा। दशरथ कौन होता है, दशरथ अंतिम शासक होता है, ठीक है, अंतिम शासक होता है। नहीं सॉरी, दशरथ, फिर अंतिम कुणाल बनेगा, कुणाल, फिर उसके बाद दशरथ बनेगा। फिर उसके बाद अंतिम शासक है बृहद्रथ, ठीक है, अंतिम शासक इसका बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ अंतिम शासक इसका बनेगा, ठीक है। कुणाल जो था इसने कोई भी प्रभावी कार्य नहीं करा था, तो इसको ज्यादा हम पढ़ते नहीं। फिर उसके बाद दशरथ ने कुछ कार्य करा है, उसके बारे में बता देती हूँ। दशरथ ने क्या करा, दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों में नागार्जुन की पहाड़ी कहाँ है, जहानाबाद में, ठीक है, जहानाबाद में, कि वहां पर 3 गुफाओं का इसने निर्माण करवाया था। 3 गुफाओं का किसके लिए करवाया था, 3 गुफाओं का आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है, आजीवकों के लिए करवाया था, ठीक है। ये दशरथ कौन था, अशोक का पौत्र था, ठीक है। तो कौन कौन सी वो गुफाएं थी, मैं लिख रही हूँ, आप लिखते चलिएगा। गोपिका गुफा, ठीक है, गोपिका गुफा, वापियान गुफा और विदेथिका गुफा। इसमें से जो गोपिका गुफा है, ये वाली गुफा, ये सर्वाधिक बड़ी है, मतलब बहुत ही बड़ी सर्वाधिक है, मतलब अशोक की गुफा को भी मिला के और इसकी दशरथ की गुफा को मिला के सबसे ज्यादा बड़ी है कौन सी है, गोपिका गुफा, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अशोक के बाद कुणाल बनता है, ठीक है। फिर दशरथ ने, मैंने आपको बताया नागार्जुन की पहाड़ी में उसने इतना निर्माण करवाया इसका गुफाओं का, जो बराबर की गुफाओं से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। फिर इसका अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, ये मैं आपको बता दिया। अब हम इसका देख लेते हैं उसका पतन और विघटन कैसे हुआ, ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद भारत की यह पहली महान साम्राज्यवादी शक्ति धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि फिर उसके बाद जब हमारा मतलब राज्य सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब उसका जो भी शासक करने वाला हो जो स्ट्रांग हो ना, तभी हमारा राज्य मजबूत रहता है। लाइक आप देख सकते हैं हर किसी का, मतलब जैसे
भारत का ही ले सकते हैं, जो मोदी जी हैं वो कितने अच्छे से गवर्न कर रहे हैं, तो हमारा हर जगह ठीक ठाक है। ठीक है, तो वही जब उसके अशोक के बाद जब वो उसके उत्तराधिकारी बनते हैं, तो वो उस हिसाब से इतना ज्यादा मतलब इतने ज्यादा अच्छे सक्षम नहीं होते हैं कि वो राज्य को अच्छी तरीके से चला सके। तो एक विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य जिसे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक जैसा शक्तिशाली एकजुट रखा, वो राजनीतिक विखंडन का शिकार हो गया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ निम्नलिखित कारण है। सॉरी, अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, मैंने बता दी ना, जो योग्य और दूरदर्शी नहीं थे, विशाल साम्राज्य को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम नहीं थे, और आंतरिक विद्रोह को दबाने और भारी खतरों का सामना करने में असमर्थ थे। पीवाई मतलब आप जब मेंस के आंसर लिखोगे तो आप वहां पर इनकलकेट करेंगे कि हाँ ये सब कारण थे। ठीक है, अशोक की शांतिवादी नीति। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाई थी, शांति और अहिंसा की नीति अपनाई थी, तो जो साम्राज्य की सैन्य शक्ति और आक्रामकता को कमजोर कर दी थी। ठीक है, इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य की तैयारी में कमी आ गई थी, क्योंकि उसने सारे जितने अस्त्र शस्त्र थे उसने उसने त्याग कर दिया था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि जब भी खतरा मंडराएगा तो अशोक अस्त्र नहीं उठाएगा। तो अशोक ने अपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अशोक ने भले ही अस्त्र को त्याग किया, मगर इसका मतलब नहीं है उसको वो चलाना भूल गया हो। ठीक है, तो जैसे कुछ भी आपदा आएगी तो वो उठा सकता है। फिर ब्राह्मणवादी प्रतिक्रियाएं। ठीक है, अशोक की जो बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था, पशुबल पर रोक जैसी नीतियों ने जो ब्राह्मण अनुष्ठानों को चुनौती दी, जिससे ब्राह्मण समुदाय में असंतोष उत्पन्न हो गया। ये प्रतिक्रिया अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सैन्य के विद्रोह में सामने आई। ठीक है, जो क्या था, ये ब्राह्मण साम्राज्य था, मतलब ब्राह्मण वंश था। ठीक है, वित्त के कमजोर, मतलब इतनी विशाल सेना को, फिर व्यापक प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखने में आर्थिक बहुत बहुत अधिक हो गया था, तो राजकीय खजाना कमजोर होता गया, जिससे साम्राज्य की नींव हिल गई। फिर प्रांतीय शासक को दमन। ठीक है, साम्राज्य के दूर दराज के प्रांतों में नियुक्त शासकों के दमनकारी रवैये के कारण अक्सर स्थानीय विद्रोह होते रहते थे, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई। ठीक है, फिर मौर्य वंश का अंत 185 ईसा पूर्व में हुआ, जब अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, एक सैन्य परेड के द्वारा उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, जो एक ब्राह्मण वंश होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब हम जब लिखते हैं अपना आंसर लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज्यादा अति इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या आता है, जैसे मैंने लिख दिया, इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी अध्याय था। ठीक है, जिसकी विरासत आज भी महसूस की जा सकती है। ये केवल ना एक राजवंश का उत्थान और पतन नहीं था, बल्कि एक भारतीय उपमहाद्वीप के पहले सफल राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक था। इसने एक ऐसी प्रशासनिक राजनीतिक संरचना की नींव रखी जिसने आने वाली सदियों तक भारतीय शासक को प्रेरित किया। ठीक है, जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका काम करने का, तो आप देखते हैं ना, जो भी चीज हिस्ट्री में अच्छी होती है तो वो उसको करंट में हम उसको एडप्ट करते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का स्थायी प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे पहली बार एकीकृत राजनीतिक पहचान दी गई, एक कुशल नौकरशाही का मॉडल प्रस्तुत करा, एक मानवीकृत कर प्रणाली स्थापित की। ठीक है, अशोक के द्वारा धर्म की नीति, नैतिक शासन और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक प्रारंभिक और शक्तिशाली उदाहरण जो हमारे पॉलिटी में डीपीएसपी में मिलता है। शिलालेख आज भी सहिष्णुता, अहिंसा और नैतिक आचरण का संदेश देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो पिलर्स बने हैं वहां पर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंततः मौर्य साम्राज्य का उत्थान और पतन हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सबक सिखाता है। यह दर्शाता है कि मजबूत केंद्रीकृत नेतृत्व, एक कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति किसी भी साम्राज्य के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ ही नैतिक शासन, प्रजा का कल्याण इसकी स्थिरता की लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की कहानी भारत की पहले महान साम्राज्य, शक्तिशाली गौरवशाली गाथा है, जिसने भारतीय सभ्यता की नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो जो भी एग्जामिनर होगा ना, तो आपके आंसर से बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस होगा कि हाँ इसके मतलब जी सारे कीवर्ड्स है ना जो आपके आंसर्स में झलक रहे हैं, इससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और आपके नंबर में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये हमने मौर्य पढ़ लिया। ठीक है, मौर्य वंश पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा क्या चलेगा, इसके बाद आएगा जो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग के बाद फिर आएगा कर्ण, आएगा कर्ण के बाद आएगा फिर कुषाण आएगा, फिर उसके बाद फिर कुषाण के बाद फिर वो गुप्त काल आएगा। तो फिर ऐसी ही मतलब हिस्ट्री में दो वंश
मौर्य वंश और गुप्त वंश। इन्हीं दो वंश में मगध मगध की जो मगध सबसे ज्यादा मजबूत था। ठीक है, मजबूत स्थिति में मौर्य वंश में और गुप्त वंश में रहा। ठीक है, दोनों वंश में शासक बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब योग्य थे। तब अगर शासक योग्य हैं तो आपका राज्य भी अच्छे से गवर्न होगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी जो भी आएंगे गुप्त वंश के बाद, मतलब गुप्त काल के बाद, जैसे कर्नाट आया, सेन आया, पाल आया, ये सारे क्षेत्रीय वंश हो जाएंगे। बिहार में अलग अलग वंश मतलब बन जाएंगे, बिखर जाएंगे। गुप्तोत्तर काल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फिर जैसे हमने स्टार्ट करा था हर्यक से, हर्यक वंश। ठीक है, फिर ये ऐसे मगध का साम्राज्य चलता है। पहले ये हर्यक आया, फिर इसके बाद आया शिशु। ये आप डायग्राम अपने मेंस में बना सकते हैं, शिशुनाग। फिर इसके बाद हमने पढ़ा नंद वंश। फिर हमारे यहाँ पीक पे आया मौर्य वंश। ये सबसे इसी में मगध की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और इसी में ही सबसे ज्यादा विस्तार भी मगध का ही हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा मौर्योत्तर काल में कौन आएगा? सुंग आएगा। देन उसके बाद आएगा कर्ण आएगा। देन उसके बाद आएगा कुषाण। ये कुषाण जो होते हैं ना, ये कुषाण ये विदेशी होते हैं। ये डायरेक्ट शासन ना करके ये इनडायरेक्ट शासन करते हो। जब इनडायरेक्ट शासन करते हैं तो ये सामंतवाद का इन्हीं के शासन में उदय होता है, सामंतवाद का। ठीक है, इन्हीं के शासन में सामंतवाद का उदय होता है। फिर यहीं से जो सामंतवाद का उदय करेगा वो गुप्त साम्राज्य का स्थापना करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से गुप्त साम्राज्य शुरू होता है। ठीक है, ये गुप्त काल। फिर इसके बाद गुप्त काल जब हो जाएगा तो फिर यहाँ से आएगा गुप्तोत्तर काल। यहाँ आएगा कर्नाट वंश। फिर आएगा सेन वंश। फिर आएगा पाल वंश। ये बिहार के सारे क्षेत्रीय वंश है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में ये सारे बहुत कमजोर होंगे। फिर ये सारे फिर इसी जब क्षेत्र कमजोर होगा तो फिर तब अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण फिर स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मेडिवल इंडिया में हम लोग एंट्री कर लेंगे, है ना। इसको यहाँ वाले काल को हम बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये आपके मेंस में आप अच्छे से बनाओगे तो ऐसे में बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए, हमने इसको मौर्य वंश हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में हमारा शुंग वंश। अब जितने हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, उसमें ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। मौर्य को ही सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना था, जो स्टार्टिंग हुई। फिर और उसके बाद हमने ये पढ़ लिया। अब ज्यादा 1-2-3 क्लासेस में हमारा ये एंशिएंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी आपके डाउट हो रहे हैं तो आप मुझे अपने डाउट भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बाकी इसको आप टेलीग्राम का लिंक हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट जो भी PDF हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।